बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग। तो आज हमने देखना है कि हमारे पास जो हार्ट है उसकी पंपिंग की रेगुलेशन कैसे होगी। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इम्पल्सेस बनती हैं वो इट्स हार्ट के अंदर ही बनती हैं। तो जो स्पेशलाइज एक्साइटेशन एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट और एक रिदम में लेके चलता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को। लेकिन जो हमारे पास नर्व्स हैं जैसे वेगस नर्व है वो भी हमारे पास वो जो नर्वस सिस्टम है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक रेगुलेटरी रोल प्ले करता है इन द हार्ट पंपिंग। ठीक है, यानी वो उसको डायरेक्टली एक्साइट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये है कि वो उसको बढ़ा सकता है, उसकी हार्ट रेट को, कार्डियक आउटपुट को और इस तरह की चीज़ें को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। लेकिन जो इनिशिएशन ऑफ या एक्साइटेशन है वो विद इन द हार्ट हो रही है। कहाँ हो रही है? विद इन द हार्ट हो रही है। इसकी वजह से अगर हार्ट को बॉडी से बाहर भी निकालें तो भी वो पंप कर सकता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से रेगुलेशन ऑफ हार्ट हो रही है। एक रेगुलेशन ऑफ हार्ट हो रही है थ्रू द इंट्रिंसिक कार्डियक रेगुलेशन, यानी विद इन द हार्ट की ऐसी कोई इनहेरेंट कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से रेगुलेशन होगी, और दूसरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। इसके अलावा डिफरेंट आइंस भी कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं हार्ट की पंपिंग को, और इसके अलावा टेम्परेचर और कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हार्ट पंपिंग पे। फॉर एग्जांपल रेस्टिंग पर्सन जो है वो उसका जो हार्ट है वो 4 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड को पंप करता है, जबकि स्ट्रेनस एक्सरसाइज में 4 to 7 टाइम्स द अबव मेंशन्ड अमाउंट को उसको पंप करना पड़ता है इन द सेम टाइम। यानी जो रेस्टिंग पर्सन है वो क्या करे, 4 to 6 लीटर्स, उसका हार्ट क्या करे, 4 to 6 लीटर्स ब्लड पंप करे, लेकिन इससे 4 to 7 टाइम्स ज़्यादा ब्लड पंप होना चाहिए बाय द हार्ट ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। तो ये कैसे होता है और ये चेंजेस कैसे आ जाते हैं इन द हार्ट पंपिंग, इसको सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे थ्रू द इंट्रिंसिक कार्डियक रेगुलेशन विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाय फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। तो ये क्या है कि ये हार्ट के अंदर बेसिकली, इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में देखें तो ये हार्ट की इनहेरेंट कैपेबिलिटी है कि जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न आएगा उतनी ही ज़्यादा कार्डियक आउटपुट, मतलब वेनस रिटर्न ज़्यादा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा। यानी ब्लड ने स्टोर नहीं हो जाना हार्ट में, जितना आ रहा है उसको ऑक्सीजनेट करेगा और उसको वैसे का वैसे उसने वापस कर देना है। ठीक है, इसको हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह से समझ सकते हैं कि जितना वेनस रिटर्न आएगा फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा, वो उसको भेजेगा पल्मोनरी वेन्स में और वापस उसका कार्डियक आउटपुट निकाल देगा थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, यानी वो अपने अंदर वो हार्ट जो है उसको स्टोर नहीं कर लेगा, उसको वहीं पे नहीं रख लेगा कि जितना, मतलब उस कोई एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को बस इजेक्ट कर दे और बाकी को रख ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ हार्ट टू अडॉप्ट टू हायर वॉल्यूम्स ऑफ इनफ्लोइंग ब्लड। ठीक है, यहाँ यानी हार्ट में एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से वो ज़्यादा वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड को मैनेज कर सकते हैं। एंड विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ द हार्ट इट पम्प्स ऑल द ब्लड दैट रिटर्न्स टू इट बाय वे ऑफ द वेन्स। वही बात जो मैंने कही है। इसके बाद हमारे पास ये है कि इसके अलावा फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म के अलावा एक और मैकेनिज्म हो रहा होता है हमारे हार्ट में, ड्यू टू विच द रेगुलेशन ऑफ ब्लड रेगुलेशन ऑफ पंपिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। ये क्या है कि जो हमारे पास राइट एट्रियल वॉल है वो स्ट्रेच को मेजर कर लेती है। ब्लड ज़्यादा होगा तो उसमें स्ट्रेच भी ज़्यादा होगा, ब्लड ज़्यादा होगा तो स्ट्रेच ज़्यादा होगा। जब स्ट्रेच ज़्यादा होगा तो राइट एट्रियल वॉल जो है हार्ट रेट को बढ़ा देगी 10 to 20% पर मिनट। क्या करेगी? हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगी 10 to 20% मिनट। और क्या करेगी? एक तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को विद ग्रेटर फोर्स कराएगी, और दूसरा क्या कराएगी कि 10 to 20% पर मिनट हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगी। अब कितना इंक्रीज़ कर देगी? 10, हमारे पास हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 70 to 100 है इसकी रेंज, लेकिन हम लेते हैं 72 या 70। तो 7 and 14, मतलब उसका 10 to 20% निकालें तो 7 to 14 बीट्स पर मिनट बढ़ जाएंगी। क्या होगा? 7 to 14 बीट्स पर मिनट बढ़ जाएंगी। अब हम आ जाते हैं ऑटोनॉमिक कंट्रोल पे। ऑटोनॉमिक सिस्टम के हमें पता है दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हार्ट को एक्टिविटी को तेज़ कर देता है, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हार्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। किस तरह से करता है अभी देखते हैं। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, हमें पता है कि उसकी एक चेन बनती है पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम सिंपैथेटिक चेन कहते हैं, कहते हैं, जो उसके इंटरमीडियो लैटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है। कहाँ से निकल रही होती है? इंटरमीडियो लैटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड स्पेसिफिक सेगमेंट से निकल रही होती है, वो हमारा टॉपिक नहीं है फिलहाल। बहरहाल ये सिंपैथेटिक चेन बनती है और सिंपैथेटिक चेन जाके इनर्वेट करती है हमारे हार्ट को। हमारे हार्ट
को इनर्वेट करेगी सिंपैथेटिक चेन, और मेनली किस पार्ट को करेगी, जो हमारा पंपिंग पार्ट है या मस्कुलेचर है, यानी जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल्स हैं उनको जाके इनर्वेट करेगी। और किस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या होता है कि ये नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं, जो हमारे पास इसकी नर्व एंडिंग्स हैं, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज़ करेंगी, वो जाके एक्ट करेंगी ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर्स, और बीटा 1 रिसेप्टर्स क्या करेंगे, सोडियम और कैल्शियम की परमिएबिलिटी थ्रू द मेम्ब्रेन, कार्डियक सेल मेम्ब्रेन्स बढ़ा देंगे। जब कार्डियक मसल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी फॉर द सोडियम एंड कैल्शियम, तो क्या होगा, ये ईजिली एक्साइटेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ईजिली एक्साइटेबल हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम रिक्वायर्ड है फॉर द एक्साइटेबिलिटी ऑफ, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स। जब ज़्यादा एक्साइटेबल होंगे तो जाहिर सी बात है फास्टर डीपोलराइजेशन होगी, और क्या होगा, पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट होगा। पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक, पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपिक, पॉजिटिव डोमोट्रॉपिक इफेक्ट होगा। पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट का क्या मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी और अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाएगी। कोरोनोट्रॉपिक का क्या मतलब है कि जो हमारे पास हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। पॉजिटिवली है, पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपिक है तो इंक्रीज़ हो जाएगा। हार्ट रेट 70 से 200, 70 जो कि नॉर्मल था उससे कहाँ तक पहुँच जाएगा, 200 से 250 तक पहुँच जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा, और ड्रोमोट्रॉपिक, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट होगा, जिसका मतलब है कि कंडक्शन स्पीड भी बढ़ जाएगी 2 to 3 फोल्ड। पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक में 2 फोल्ड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ रही है, क्रोमोट्रॉपिक में हमारे पास हार्ट रेट बढ़ रहा है, और ड्रोमोट्रॉपिक में कंडक्शन स्पीड बढ़ रही है अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 फोल्ड्स। पैरासिम्पैथेटिक में बिल्कुल इससे ऑपोजिट एक्शन होगा। पैरासिम्पैथेटिक की जो वेगस नर्व है, क्या है, वेगस नर्व है या हमारे पास 10th क्रेनियल नर्व है, ये जाके एक्ट करेगी ऑन द एसए नोड एंड द एवी नोड। ये किसको एक्ट करी थी, ये हमारे पास जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल्स थे उन पे एक्ट करी थी, और मोस्टली वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पे। और ये हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है उसी को चेंज करी है, उस पे जाके अफेक्ट कर रही है। ये क्या करेगी कि जो इसकी नर्व एंडिंग्स हैं ये एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेंगी। एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा रिदम ऑफ हार्ट को। रिदम ऑफ हार्ट किस तरह, यानी रिदम ऑफ पेस मेकर को डिक्रीज़ करेगा तो पूरा रिदम ही डिक्रीज़ हो जाएगा। एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्साइटेबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी और रिदम भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से स्लो ट्रांसमिशन होगी। क्या होगी, स्लो ट्रांसमिशन होगी, और ऑफ कोर्स वो एक्साइटेबिलिटी लेस हो जाएगी। एक्साइटेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और मेम्ब्रेन पे इसका क्या इफेक्ट होगा कि ये परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम को बढ़ा देती है। जब परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम बढ़ जाएगी तो हाइपरपोलराइजेशन होगी और मेम्ब्रेन इजीली एक्साइटेबल नहीं होगी। इसके अलावा अगर ये हाइपरपोलराइजेशन, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेगल स्टिमुलेशन हो तो क्या होता है कि हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग अगर स्ट्रॉन्ग वेगल स्टिमुलेशन हो। और ये सारे इफेक्ट्स नेगेटिव हो जाएंगे जो वहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं। नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक, लेस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, लेसर कार्डियक आउटपुट भी होगा और लेसर हार्ट रेट होगा, और हार्ट बीट भी हमारे पास घट जाएगी। ड्रोमोट्रॉपिक में क्या होगा, कंडक्शन स्पीड भी घट जाएगी। ठीक है, यानी वो सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी। और ये स्ट्रॉन्ग से पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कब हो सकती है, जब हमारे एपिगैस्ट्रिक एरिया पे कोई अगर वायलेंस हो या कोई पंच मारे तो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी। इसके अलावा अगर उसी जो हमारे पास एपिगैस्ट्रिक फोसा है उसके ऊपर इंटेंसली हॉट या इंटेंसली कोल्ड वाटर फ्लो करे तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी एंड हार्ट विल स्टॉप बीटिंग। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ आइंस पे। अगर हमारे पास पोटेशियम बढ़ जाएगा इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो क्या हमारे पास इफेक्ट होगा, हम इसमें इफेक्ट ऑफ आइंस में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के रोल को देखेंगे। तो जो पोटेशियम अगर बढ़ जाता है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो हार्ट बिकम्स डायलेटेड एंड फ्लेसिड। जब डायलेटेड और फ्लेसिड हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास वीक हार्ट हो गया ना, क्योंकि उसके मसल्स डायलेट हो गए और फ्लेसिड हो गए, और उसके जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, लेकिन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, हमारा हार्ट वीकर हो जाएगा, हार्ट वीकर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो पोटेशियम का डायरेक्ट इफेक्ट है वो क्या होगा कि पार्शियल डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगी। जब पार्शियल डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगी, यानी कि हमारे पास डीपोलराइजेशन तब होती है जब जो इनर मेम्ब्रेन है वो मोर पॉजिटिव हो जाए एज़ कम्पेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। तो ये ज़्यादा पोटेशियम की वजह से क्या होगा कि पार्शियल डीपोलराइजेशन हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन विल बिकम अ बिट मोर पॉजिटिव देन द यूजुअल। और इसके अलावा क्या होगा, हमारे पास वीकर एक्शन पोटेंशियल्स होंगे, वीकर एक्शन पोटेंशियल्स होंगे और इंटेंसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी घट जाएगी ड्यू टू इंक्रीज पोटेशियम कंसनट्रेशन।
जो कि जस्ट 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इस हद तक बढ़ जाती है ईसीएफ में पोटेशियम की कंसनट्रेशन तो ये हमारे पास इफेक्ट होंगे, और अगर घट जाएगी तो क्या होगा, एरिथमियाज एंड ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट बीट डिक्रीज़ हो जाएगी। एरिथमियाज एंड ब्रेडिकार्डिया यानी डिक्रीज हार्ट रेट। इसके अलावा अगर कैल्शियम आइंस बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, स्पेस्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। कैल्शियम आइंस अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होगी, स्पेस्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगी ड्यू टू जनरेशन एंड प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल। हमने पढ़ा था कि जो कैल्शियम आइंस हैं वो हमारे पास प्लेटो में काम आते हैं, प्लेटो फेज में, और वो क्या करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। जब वो बहुत सारे आइंस आ जाते हैं, उनका इन्फ्लक्स हो जाता है, तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जब कैल्शियम आइंस बढ़ गए सेल में, और क्या होगी, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, और प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल होगा, तो ऑफकोर्स स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन रहेगी, ठीक है। और अगर डिक्रीज कैल्शियम आइंस हो जाते हैं तो क्या होता है, सेम रिजल्ट एज इंक्रीज पोटेशियम, जिसकी वजह से हमारे पास मसल वीकनेस हो जाएगी ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स, ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स। इसके बाद हम आ जाते हैं मैग्नीशियम आइंस पे। मैग्नीशियम आइंस बेसिकली compete करते हैं विद द कैल्शियम, और ये भी हार्ट को रिलैक्स करने में काम आते हैं। किस में काम आते हैं, हार्ट को रिलैक्स करते हैं, वर्क आउटपुट कम करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये किन किन फूड्स में कॉमन है मैग्नीशियम, आलमंड्स में, स्पिनच में और पीनट्स में। कैल्शियम ऑफकोर्स बीटरूट और मिल्क में कॉमन है, और पोटेशियम बनाना में, ठीक है। और अफेक्टिव टेम्परेचर बहुत इजी है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से हमारा हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।